हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के टारगेट यूपीएससी करंट अफेयर रिवीजन सीरीज में। मैं हूं केवल आपके सामने। दोस्तों, राज्य व्यवस्था करंट अफेयर जो साल भर का हमने कवर करने का सिलसिला शुरू किया था, उसमें 8 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और यह 9वां एपिसोड है जो कि विविध पक्षों को लेकर के कवर करने का प्रयास करेगा। और बहुत सारे विषयों पर, जैसे कि आपको पता है, यह रिवीजन सीरीज लगातार जारी है आपकी यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने सारे वीडियो देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो देखते रहिएगा और जल्दी से जल्दी रिवाइज भी कर लीजिएगा। तो देखिए, एक एक करके आज हम क्या देखने वाले हैं। न्याय विकास पोर्टल, पीएम स्वनिधि मिशन मॉनिटरिंग पोर्टल, इसके अलावा पैसा पोर्टल डैशबोर्ड, राज्यों के लिए नीति मंच, डिजिटल सीसीएमएस प्लेटफॉर्म, इसके अलावा ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन एक है, इसके बारे में देखेंगे। शहरों के लिए आईना डैशबोर्ड देखेंगे और उसके अलावा आधुनिक मीडिया परिदृश्य के लिए पोर्टल देखेंगे। इन सारे खंडों पर एक एक करके चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं न्याय विकास पोर्टल के बारे में। अब जो आपको ये समझ में तो आ ही गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये काम क्या करेगा? यह एक ऐसा काम करेगा जो एक योजना है। योजना का जो काम है वह है कि जो जिला न्यायालय है या सत्र न्यायालय है, इन न्यायालयों के लिए, इनकी बेहतरी के लिए कार्य करने वाली योजना है। योजना का नाम क्या है? योजना का जो नाम है वह न्याय विकास योजना ही है और उसी के नाम पर न्याय विकास पोर्टल नाम पड़ा है। तो न्याय विकास योजना जो 1993-94 में शुरू हुई थी जिला अदालतों के लिए या सत्र न्यायालयों के लिए, और वहां पर यह काम क्या करती है, योजना को पहले समझिए। 1993-94 में योजना आई, न्याय विकास योजना, और उस योजना का प्रयास रहा कि जो जिला और अधीनस्थ न्यायालय हैं, यानी कि वहां पर जो न्यायिक अधिकारी हैं, जो न्यायाधीश हैं, उनके लिए आवास की व्यवस्था या वहां पे जो न्यायालय का हॉल है वहां की बेहतर व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। तो ऐसी स्थिति में यह योजना कैसे काम कर रही है या इसकी वजह से इन सब चीजों में कैसे दुरुस्त व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, इसकी निगरानी करने के लिए यह अपने आप में पोर्टल आया और योजना के नाम पर ही क्या आया? न्याय विकास योजना से न्याय विकास पोर्टल। तो संबंध समझ गए आप उसका। लेकिन अभी इसमें कुछ चीजें जोड़ी भी गई हैं, जैसे कि 31 मार्च 2024 में यह जोड़ा गया, जिन सुविधाओं को जिला न्यायालयों में बढ़ाने की बात चल रही थी, अधीनस्थ न्यायालयों में बढ़ाने की बात चल रही थी, वहां पे आप देखें तो वकीलों के लिए, वादियों के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई। जैसे कि जो वकील का हॉल है, शौचालय की व्यवस्था है, जो परिसर का शौचालय है, इसके अलावा डिजिटल कंप्यूटर कक्ष जो है, वो सारी नई सुविधाएं भी शामिल की गई हैं, जिसकी निगरानी इसी पोर्टल के माध्यम से हो सकेगी। अब पोर्टल का अगर नाम आपको याद है न्याय विकास पोर्टल, तो आपको योजना का नाम याद रहेगा न्याय विकास योजना। वर्ष कौन सा है? 93-94। तो ये पोर्टल क्यों महत्वपूर्ण है अब आप समझ चुके हैं। इसमें भागीदारी भी सुनिश्चित है, क्योंकि वित्त पोषण जो होगा वो इस प्रकार से होगा जैसे पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य हैं। तो वहां पर आप देखेंगे कि 6 और 40 ये किनके लिए है? जो पूर्वोत्तर और हिमालयी नहीं है, लेकिन पूर्वोत्तर हिमालयी हो जाते तो उनके लिए बढ़ जाता है। थोड़ा सा स्पष्ट रखिएगा। और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100 है। तो केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरह से आप देखें तो वहां पर कौन देख रहा है? केंद्र। फिर उसके बाद जब पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य जाते हैं तो वहां पर 90-10 हो जाता है, और उसके अलावा जो अन्य राज्य हैं वहां पे 6 और 60 और 40। अब देखिए पीएम स्वनिधि मिशन निगरानी पोर्टल। अब देखिए यह भी एक ऐसा पोर्टल है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां पर निगरानी की जाएगी। किसकी की जाएगी? पीएम स्वनिधि मिशन का जो कार्यान्वयन हो रहा है उसकी निगरानी। अब पीएम स्वनिधि मिशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया समझिए। पीएम स्वनिधि मिशन जब कोरोना का समय चल रहा था, तो जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, जिनको रेहड़ी वाले बोलते हैं या ठेले वाले बोलते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, उनको धनराशि मुहैया कराने के लिए, जिससे कि वह अपनी आजीविका को आगे बढ़ाए रख सकें। तो उस योजना के माध्यम से, पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से, मिशन के माध्यम से 10 से 50 हजार रुपए तक का ऋण इन्हें मिल सकेगा। और अगर ये समय पर अपना ऋण लौटाते हैं तो इन्हें ब्याज पर सब्सिडी भी मिलेगी। तो यह पूरी की पूरी व्यवस्था दुरुस्त है कि नहीं है, इसके लिए यह पोर्टल लाया गया। अब यह जो पोर्टल है, यह आप समझिएगा योजना की प्रगति देखता है, तथा साथ में वे लोग जो मान लीजिए कि
ऐसे लोग हैं जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन तक एक जानकारी पहुंचेगी कि जो प्रक्रिया है पारदर्शी है, तो वहां पर उन्हें भी बढ़ावा मिलेगा कि हाँ वो इस योजना का, पीएम स्वनिधि योजना का लाभ ले सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात आती है, पीएम स्वनिधि जो योजना है वह अभी उसमें कुछ जो बात आई है रिपोर्ट की, तो उसमें यह भी देखा गया है कि जो शहरी स्थानीय निकाय हैं वहां पर यह कैसे कार्य कर रही है, इसको देखा जा सके तो उसमें यह बहुत सहायक होगी। अब मान लीजिए पूछ लिया जाए कब हुई थी योजना शुरू, तो 1 जून 2020 को, कोरोना का समय चल रहा था, कोविड-19 का समय चल रहा था। अब यहां पे PAISA पैसा पोर्टल, इसको समझ लीजिए, ये भी अपने आप में डिजिटल पोर्टल है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो अब ये देखिए क्या करेगा, ये काम यह करेगा, ये हालांकि बहुत सारे काम है लेकिन मुख्य काम इसका क्या है कि जो ऋण है और ब्याज अनुदान है वहां तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, और ऋण से संबंधित जो भी ब्याज अनुदान रहेगा, जैसे ऋण पर ब्याज लगता है, तो किफायती ऋण भी सुनिश्चित हो सके और ब्याज अनुदान भी, और पारदर्शी तरीके से, उसके लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक पहल है। अब इसमें होगा क्या, इसके माध्यम से जैसे मान लीजिए पीएम स्वनिधि योजना ही है, मैंने आपको बताया पीएम स्वनिधि योजना में जब कोई ऋण लेता है और समय पर वापस करता है धनराशि, तो उसके ब्याज पे उसे सब्सिडी मिलेगी, तो पारदर्शी तरीके से इस पोर्टल के माध्यम से उसे दिख सकेगा। अन्य भी कुछ चीजें हैं, पीएम स्वनिधि में ब्याज सब्सिडी है, डिजिटल कैशबैक प्रोत्साहन है, इसके अलावा कुछ अन्य कार्यक्रम भी हैं जहां पर यह पूरा का पूरा पोर्टल काम आएगा पारदर्शिता के मामले में, तो यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है। अब यहां पे देखिए, जो भी लाभार्थी है उसका विवरण यहां पर मौजूद मिलेगा, जिससे वह निगरानी कर सकेगा, वह जान सकेगा, जो लेटेस्ट अपडेट है उसे पता चल सकेगा, तथा यह सुनिश्चित हो सकेगा बैंकों की जो जिम्मेदारी है कि वे अपना काम समय पर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। राज्यों के लिए नीति मंच, अब देखिए ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने राज्यों के लिए नीति मंच का उद्घाटन किया है। अब यह डिजिटल प्लेटफॉर्म है एक, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। तो अब देखिए ये है क्या, एक ऐसा पहल है, मान लीजिए जितने भी राष्ट्रीय विकास के जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए हर राज्य अलग अलग तरीके से अपने अपने प्रयास लगा रहा है। तो राष्ट्रीय विकास लक्ष्य, अब इसके लिए अलग अलग राज्य का प्रयास चल रहा है। अब मान लीजिए इनके प्रयासों में कुछ अलग अलग चीजें हों, कुछ नई नई चीजें हों, कुछ नवाचार हो, वो साझा कहां पे होगा, वो साझा कैसे होगा, वो इसी जगह से होगा जिसको हम कह सकते हैं ये एक डिजिटल पहल, जो कि एक नीति मंच रहेगा वहां पर। तो वहां पर राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के लिए जानकारी साझा कर सकेंगे, जिससे कि और बेहतर स्थिति प्राप्त कर ले, जो बाकी के राज्य हैं उन्हें कुछ सीखने को मिले और हर राज्य एक दूसरे से कुछ ना कुछ जानकारी ले, तथा आपस में एक होता है कंपटीशन की फीलिंग कि हर राज्य अपना, क्योंकि एक होता है कंपेयर दिखाता है अपने अपने आर्थिक समीक्षा में, आप देख लीजिए तो क्या करते हैं अन्य राज्यों से भी तुलना दिखाते हैं और औसत देश का कितना चल रहा है और उस राज्य का क्या औसत चल रहा है, तो वो सब चीजें दिखाते हैं, कंपेयर करते हैं, तो एक प्रतिस्पर्धा की जो भावना आती है उसमें भी यह सहायक रहता है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे विषय हैं, लेकिन 10 क्षेत्र और 2 क्रॉस कटिंग विषय जो हैं उन्हें मुख्य रूप से शामिल किया गया है। जो मुख्य हैं उन्हें देखिए कौन कौन से हैं, कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आजीविका, कौशल, विनिर्माण, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, उसके अलावा पर्यटन, शहरी जल संसाधन और वॉश वॉश मतलब जल सफाई स्वच्छता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इन्हें इस प्रकार से शामिल किया गया है कि इन पर जो भी कार्य हो रहे हैं उस पर अपना अपना एक नीति मंच की तरह यह कार्य करेगा कि जानकारियां साझा होंगी, राज्यों की अपडेट होगा, कुछ नए नवाचार भी देखने को मिलेगा जिसे अन्य राज्य भी अपनाएंगे और प्रतिस्पर्धा, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। तो क्या लाभ हुआ इसमें, व्यापक ज्ञान का आधार बना, बहुभाषी पहुंच हुई, अलग अलग भाषाओं के लोग जब वहां पहुंचेंगे और एक प्लेटफॉर्म पर अपनी अपनी नीतियां साझा करेंगे, क्षमता निर्माण पहल होगी, इसके अलावा विशेषज्ञ सहायता डेस्क, मतलब कि अब इतने सारे अलग अलग जगह से लोग जुड़ेंगे तो अलग अलग विषयों के, अलग अलग मामलों के, अलग अलग मुद्दों के विशेषज्ञ भी वहां पर मौजूद रहेंगे। डेटा का एकीकरण होगा, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो बहुत सारी जानकारियां जब वहां पे साझा होंगी तो उन जानकारियों के साथ बहुत सारा रेफरेंस का जो डेटा रहेगा वो मिलेगा, जो बहुत सारी अन्य नीतियों में एक राष्ट्रव्यापी नीति बनाने में बहुत ही सहायक होगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं
डिजिटल CCMS प्लेटफॉर्म, ये भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है। CCM अब ये है क्या, देखिए डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम, ये है DCCMS। तो शॉर्ट फॉर्म में नॉर्मली DCCMS है, लेकिन फुल फॉर्म बताओ, डिजिटल तो याद रहेगा, क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम, और हिंदी में क्या बोल सकते हैं, आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम, आपराधिक मामले हैं उसके प्रबंधन की प्रणाली। अब इसको समझ गए, अब इसको देखिए विस्तार से। गृह मंत्रालय ने अभी इसको शुरू किया है। देखिए NIA है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, उसने इस पूरे की पूरी प्रणाली को विकसित किया है। तो याद रखिएगा, कोई पूछ ले कि CCMS यानी कि डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम किसने विकसित किया है, तो आप कहेंगे NIA ने। फिर कोई पूछेगा NIA क्या है, भाई राष्ट्रीय जांच एजेंसी है। अब उसके बाद अब यह जो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है, काम क्या करेगा, ये अपने आप में जो आपराधिक मामले हैं, उन आपराधिक मामलों को सुव्यवस्थित और बेहतरीन ढंग से एक जगह पर प्रस्तुत करने का काम करेगा। एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है, जहां पर व्यवस्थित वो रखा जाएगा। उन्हें व्यवस्थित यानी कि सिस्टम का मतलब क्या है, अपने आप में एक व्यवस्था है। तो एक ऐसी व्यवस्था जहां पे आपराधिक मामलों की जितने भी जानकारियां हैं, किसी भी मामले की व्यवस्थित तरीके से वहां पर मौजूद हो रह सकेंगी। आतंकवाद, संगठित अपराध जैसे मामले भी यहां पर शामिल किए गए हैं, उसको भी यहां पर रखा जाएगा। अब देखिए क्या होगा, यह बहुत आसान रूप तरीके से कार्य कर सकेगा, जिसमें जानकारी प्राप्त करना आसान होगा। और यहाँ पे क्योंकि जो फैक्ट है, देखिए जब भी कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, एक साथ आप उसे देख लेते हैं, तो आप एक निष्कर्ष पर पहुंचना आपके लिए आसान हो जाता है। एकीकरण तो होगा ही, और उसके बारे में पता चलेगा, डिजिटल रूप में मौजूद रहेगा, तो वह जो साक्ष्य के रूप में बहुत सारी जानकारियां हैं, या एक क्रम है, एक श्रृंखला है पूरी पूरी व्यवस्था की, वह पूरी पूरी जानकारी की वह मौजूद रहेगी हमेशा के लिए, आगे के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। MPLADS ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन। अब देखिए ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन, लेकिन ये MPLADS क्या है, इसको समझ लीजिए। इसको समझिए इस तरह से, हम कह सकते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, आगे लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इसी को क्या बोलेंगे, MPLAD। तो आगे S जो है वो क्या है, स्कीम। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं, संसद के सदस्य हैं। लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, तो उनसे जुड़ी हुई जो उनसे संबंधित लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, उसके अंतर्गत यह कब शुरू हुआ, 1993 में, 1993 में केंद्र द्वारा वित्त पोषित है। इसमें जैसे मान लीजिए कि कोई सांसद है, उसे 5 करोड़ रुपए उसके लिए स्वीकृत हैं कि वो अपने क्षेत्र में खर्च कर सकता है। तो वो धनराशि जैसे जिलाधिकारी के पास पहुंच जाएगी, और जिलाधिकारी के पास पहुंचने के बाद जिलाधिकारी कुछ विशेष कार्यों के लिए उसका जब उपयोग करेगा, तो सांसद उसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है, क्या अपडेट है, क्या इस समय वास्तविक स्थिति है, क्या अभी वहां पर कार्य चल रहा है, वर्तमान में क्या मौजूदा स्थिति है, ये सारी की सारी जानकारी ई साक्षी ऐप के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। यानी कि सांसदों को पहुंच प्राप्त हो सकेगी, क्या अपडेट है उनके कार्य क्षेत्र में, यानी कि जो भी उनका एरिया है वहां पर। तो देखिए वास्तविक समय में, यानी कि जैसे आज किसी को जानना है तो आज की डेट में क्या अपडेट है परियोजनाओं को लेकर के, यह उन्हें पता चल सकेगा, वह उस पर नजर रख सकेंगे। जब वह उस पर नजर रखेंगे, तो चूंकि जिला प्रशासन के पास उसकी जगह उस कार्य की जिम्मेदारी है, तो वह भी दबाव महसूस करेगा, या तो आप कहें कि निगरानी में जब कार्य करेगा तो बेहतर करेगा। देख रेख के लिए एक बेहतरीन ऐप ये अपने आप में है, ई साक्षी ऐप। अब वास्तविक समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया, अब जैसे मान लीजिए क्या स्थिति आज पता चल गया, अब इसमें क्या किया जाना चाहिए, निर्णय लेना भी आसान होगा। अब देखिए सांसदों की उनकी वास्तविक परियोजनाओं की स्थिति तो पता चल रही है, तत्काल जानकारी मिल रही है, तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा है पारदर्शिता का। मतलब कि जो कहा जाता है कि पारदर्शिता की कमी, प्रशासन में जितनी ज्यादा, गुड गवर्नेंस किसे कहते हैं, जहां पे पारदर्शिता ज्यादा है, तो गुड गवर्नेंस के लिए यह प्रयास किया जा रहा है, इसी वजह से यह मोबाइल ऐप मौजूद है। ठीक है, अब मान लीजिए जब यह सारी की सारी सूचनाएं आएंगी, सांसदों और संबंधित जो अधिकारी हैं उनके बीच में, यह दोनों के पास ये सूचनाएं रहेंगी, क्योंकि वह अपडेट कोई अपडेट दे रहा है, जितना अपडेट है कितना आया है उस ऐप पर कौन दे रहा है, जिला प्रशासन दे रहा है, अधिकारी दे रहे हैं, प्लस उसे देखने वाला कौन है, वह सांसद है।
तो इन दोनों के बीच में जब कोई वार्तालाप होगी तो वह आसान क्यों होगा? क्योंकि दोनों के पास वो आंकड़े रहेंगे, दोनों के पास वो जानकारी रहेगी, तो वह कार्य और बेहतर तरीके से कम समय में आसानी से बिना बातचीत के, ना कि बातचीत ही ना हो पाए ढंग से तो दिक्कत होती है, पर बातचीत आसान हो सकेगी। शहरों के लिए AAINA डैशबोर्ड, आईना डैशबोर्ड, अब इसको समझ लेते हैं क्या है। देखिए, हाल ही में आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय हैं, उन्होंने शहरों के लिए पहला पोर्टल इस प्रकार का लॉन्च किया है जो शहरी स्थानीय निकायों को स्वैच्छिक रूप से महत्वपूर्ण डेटा प्रस्तुत करने के एक मंच प्रदान करेगा। देखिए क्या है, स्वैच्छिक रूप से, यह कोई दबाव की बात नहीं है, स्वैच्छिक रूप से है। जो शहरी स्थानीय निकाय हैं, क्या है, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, तो इनके लिए स्वैच्छिक रूप से यह महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेंगे, उसके लिए एक मंच है, शहरों के लिए है। यहां पे यह बात याद रखिएगा, शहरों के लिए है आईना डैशबोर्ड, ठीक है। और कौन यह लाया है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। लेकिन ये क्या बातें आएगा, ये कौन सी बातें सामने लाएगा? यह ऐसी बातें लाएगा जिससे कि यह पता चल सके कि किसी शहर का जो शहरी स्थानीय निकाय है किस प्रकार से कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, किस प्रकार के कार्य, मतलब जैसे मान लीजिए स्वच्छता को लेकर के वह क्या कर रहा है शहर में, ये पता चलेगा। पानी की व्यवस्था को आप देख लें तो क्या कर रहा है, साफ सफाई, पानी, सीवर, किसी भी प्रकार का कार्य जो उस, जो कहा जाए तो जिला पंचायत का, या सॉरी जो नगर पालिका या नगर निगम का है, शहरी स्थानीय निकाय का है, ग्रामीण नहीं, तो उसके जो कार्य हैं उसका क्या अपडेट है, उसकी क्या स्थिति है, उससे उसके प्रदर्शन का अंदाजा लगेगा। पहली बात तो यह भी अपने आप में पारदर्शिता की बात हो गई। सुशासन के क्षेत्र में ही यह प्रयास किए जा रहे हैं, इस प्रकार के डैशबोर्ड आ रहे हैं, इस प्रकार के पोर्टल आ रहे हैं। प्लस उसके अलावा जब हम अपडेट देखें, जैसे मान लीजिए कि हमें यह पता चले कि इस मामले में या इस मामले में साफ सफाई के लिए जैसे कोई कार्य इन्होंने किया, तो वहां पर ये अपडेट है। अब उस अपडेट को देखकर हमें यह पता चल जाएगा कि अभी इसको में क्या और सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि आंकड़े मौजूद रहेंगे। जैसे ही आंकड़े मौजूद होते हैं तो वहां पर धरातल पर क्या कार्य हो सकता है, इसके लिए अंदाजा लगाना आसान हो सकता है। तो निर्णय लेने के लिए आसानी होगी किसी खास मामले में, किसी खास सुधार के मामले में। तो जो पूरा का पूरा डैशबोर्ड डेटा है वह किस प्रकार से जाहिर किया जाएगा, यहाँ पे 5 आधार पर डेटा मिलेगा। एक आधार होगा राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना, जैसे शहरी स्थानीय निकाय है, उसकी अपनी एक संरचना है, वो संरचना जो है वो क्या है, वह इसके माध्यम से जाहिर होगी। दूसरा है वित्त, तीसरा है कौन सी योजना है या कौन सी स्कीम है, किस पर कार्य चल रहा है। चौथा है नागरिक केंद्रित शासन, नागरिकों के लिए क्या इसमें खास सुविधाएं हैं, और उसके बाद बुनियादी सेवाओं का वितरण, किस प्रकार से जो भी सुविधा किसके लिए सुनिश्चित की गई है या किस प्रकार की सुविधा सुनिश्चित की गई है, यह जानकारी भी सुनिश्चित होगी इस डेटा के माध्यम से। तो ये सवाल जो हैं क्यों पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं लेकिन सुशासन से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। देखिए, आधुनिक मीडिया परिदृश्य के लिए पोर्टल, देखिए आधुनिक मीडिया के लिए भी पोर्टल आ गया है और इसमें भी 4 आधार हैं, एक एक करके देखेंगे। अब देखिए किसने किया होगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा ही किया गया होगा, क्योंकि मीडिया परिदृश्य के लिए है। और अपने आप में परिवर्तनकारी पोर्टल क्यों कहा जा रहा है, देखिए भारत में क्या है कि आप देखिए समाचार पत्र, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और इन दोनों के लिए ही पोर्टल काम करने वाला है। इसके अंतर्गत 4 पोर्टल हैं। एक है प्रेस सेवा पोर्टल। अब प्रेस सेवा पोर्टल क्या है, जो समाचार पत्र हैं उनसे जुड़ा हुआ जो भी पंजीकरण करना है उसके लिए एक पोर्टल रहेगा जो कार्य करेगा सुव्यवस्थित तरीके से। उसके बाद पारदर्शी एम्पैनलमेंट, मीडिया प्लानिंग और ई बिलिंग सिस्टम। देखिए बहुत सारे मीडिया हाउसेस हैं, बहुत सारे मीडिया के चैनल हैं, वहां पर जो बिलिंग का जो मामला है उसमें पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके, या इनके जो अपने काम है मीडिया हाउसेस के, वे अपने कार्यों में विशेष तरह से परिवर्तन ला सके, यानी कि ज्यादा आसान बना सके। और जो बाजार है इनका, मीडिया का अपने आप में जो बहुत बड़ा एक मार्केट है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं आज की डेट में, तो ये व्यवस्थित तरीके से बिना किसी दबाव के, या तो कहा जाए कि बिना किसी कम से कम हस्तक्षेप के, यहां पर डिजिटल तरीके से सारी प्रक्रियाओं को पालन करते हुए अपना कार्य सुनिश्चित कर सकें। उसके बाद नेविगेट भारत पोर्टल। अब नेविगेट भारत पोर्टल क्यों महत्वपूर्ण है, यहां पे यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि नेविगेट भारत पोर्टल में पहले तो इसको फुल फॉर्म समझिए क्या है, नेशनल वीडियो गेटवे ऑफ भारत। यहां पे नीचे लिख भी दिया है नेशनल वीडियो गेटवे ऑफ भारत। यही क्या है,
नेविगेट भारत। तो नेविगेट से क्या हो गया, नेशनल नेवी वीडियो, वीआई से वीडियो और गेट से गेटवे ऑफ भारत, ये भारत हो गया। और इसके बाद ये क्या है, पोर्टल है। अब यह पोर्टल देखिए क्या कार्य करेगा, यह अपने आप में एक ऐसा कार्य करेगा जिसमें कि द्विभाषी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के न्यू मीडिया विंग द्वारा विकसित भारत सरकार की विकास संबंधी और नागरिक कल्याण उन्मुख योजनाएं, पहल और अभियान से जुड़े वीडियो और जानकारी। ऐसे में बात समझ में नहीं आए तो बहुत आसान तरीके से स्पष्ट समझिए, बहुत सारी जानकारियां सरकार की ऐसी हैं जो हम तक एक व्यवस्थित तरीके से नहीं पहुंच पाती हैं। तो उन व्यवस्थित तरीके से जो भी वीडियो हैं, वह वीडियो के माध्यम से हमें जानकारी मिल सके। किसकी, भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, पहल हैं, अभियान हैं, उनकी व्यवस्थित जानकारी वीडियो के माध्यम से उपस्थित हो सकेगी इस पोर्टल के माध्यम से, नेविगेट भारत पोर्टल के माध्यम से। जहां कहीं भी असमंजस की स्थिति होती है, जैसे किसी भी अभियान योजना के बारे में आधी अधूरी जानकारी है, तो वो पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर सुनिश्चित की जाएगी। उसके बाद LCO के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर, केबल क्षेत्र को मजबूत बनाना। देखिए भारत में बहुत सारे केबल ऑपरेटर हैं और इतने सारे केबल ऑपरेटरों के बीच में आपस में जानकारी साझा हो सके, पहली बात जानकारी साझा हो सके। दूसरी बात, इनके केबल ऑपरेटरों के जितने भी आंकड़े हैं वो सरकार तक पहुंच सकेंगे। क्यों जरूरी है, क्योंकि स्थानीय है, जो बहुत हर स्थानीय क्षेत्र में अलग अलग केबल ऑपरेटर हैं, उनकी सारी जानकारी जब इकट्ठा हो सकेगी, उसके बाद इनके लिए सरकार पॉलिसी बना पाएगी या इनकी बेहतरी के लिए कुछ कार्य कर पाएगी। प्लस साथ में इनके बारे में जब सारे पर्याप्त आंकड़े रहेंगे, इनके बारे में जब सूचनाएं प्राप्त हो सकेंगी, तो ये भी अपने लिए कुछ बेहतर कार्य कर पाएंगे, अपने लिए एक सही दिशा निर्धारित कर पाएंगे। तो यह डिजिटल प्रयास है सूचनाओं को इकट्ठा करने का, जानकारी को इकट्ठा करने का, और उस जानकारी का उपयोग सरकार, और ना सिर्फ सरकार बल्कि ये स्वयं जो अपने आप में यहां पर एक लाभार्थी की भूमिका पर हैं, वह लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो ये सारी बातें स्पष्ट हो गई। जितनी भी हमने आज बात की है, यह राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ करंट अफेयर का सेक्शन था। एक और वीडियो आने वाला है, जल्दी वो भी आ जाएगा, और इसी के साथ रिवीजन सीरीज के आखिरी वीडियो तक हम पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने पूरे वीडियो नहीं देखे हैं तो सारे वीडियो देख लीजिएगा, देख लिए हैं तो रिवाइज कर लीजिएगा, और आपकी आने वाली परीक्षा के लिए यह लाभदायी हो, इसी अपेक्षा के साथ हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।